ऑफ रेल वी स्टार्ट टुडे डिस्कशन। जो फ्रंट पेपर की न्यूज़ है इसमें कोई न्यूज़ रिलेटेड टू यूपीएससी नहीं है, ये भी रिलेटेड टू यूपीएससी नहीं है। इधर भी आपकी मॉज की ये भी रिलेटेड टू यूपीएससी नहीं है। जो छोटी सी न्यूज़ है बस आपको 3T का याद रखना है। 3T मतलब टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। कि टेस्ट करो, ट्रैक करो, मतलब कि कितना उसने मतलब वो एरिया में उसने फैलाया है। 3 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, उसकी ट्रैक में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस किस से मिला है, और ट्रीट करो सबको। तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है ना। तो बस इसमें ये बोला है कि 30 जो कॉन्टैक्ट है जिससे मिला है पॉजिटिव केसेस, जिस चीज़ से मिला है 30 कॉन्टैक्ट को ट्रेस करो और उसको ट्रीट करो। बस इतना ही इसमें बोला गया है। और इंडिया सीक 180 AEFI डेथ, मतलब कि ये बोला जा रहा है जो वैक्सीन लग चुकी थी उसके बाद चेक किया जाता है किसी की डेथ तो नहीं है। तो AFI एक ग्रुप बनाया गया है, AEFI। तो उस ग्रुप ने 180 डेथ को नोट किया है। अब वो रिलेटेड टू कुछ भी हो सकता है। कुछ डेथ रिलेटेड टू वैक्सीन भी हो सकती हैं, कुछ नेचुरल डेथ भी हो सकती हैं। उसमें कुछ डेथ हार्ट अटैक से भी हुई है, क्योंकि ओल्ड एज है ना, सबको लग रही है ओल्ड एज। अब ये तो नहीं है कि परसेंटेज को लग रही है ओल्ड, वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। वो नेचुरल डेथ तो हो सकती है ना। तो वही चेक करने के लिए कि ये रिलेटेड टू कोविड है या फिर उस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा जो जो ग्रीन सिग्न वाले हैं इनमें ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है कंपेयर टू 1 लाख पॉपुलेशन। और जो रेड वाले हैं इसमें बहुत कम लगी। यूपी तो बहुत बड़ा है, 22-23 करोड़ जनता है, तो इसमें तो वैसे ही वैक्सीन लगने में बहुत टाइम लगेगा। आगे चलते हैं। देखो इतने केस दिल्ली में आए कल, 7-7.5 हज़ार। देखो मैं वेव जो चल रही है, दूसरी वेव चल रही है। देखो फायर फाइटर, आप फायर देखो। फिर इधर भी कहाँ है, इधर भी एनजीटी ने मतलब कि बोला है कि करोल बाग में जो कूड़ा वूड़ा पड़ा था, तो एनजीटी के बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर से एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू एनजीटी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको एक्ट से बनाया गया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से बनी है, 2010 एक्ट से बनी है, 2011 से फंक्शन करने स्टार्ट किए। आप ऐसा मत सोचा करो कि 2010 से बनी तो एक साल उसे बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में, उसे अपॉइंटमेंट करने में, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। तो 2011 से इसने वर्क करना स्टार्ट किया, 2010 एक्ट से ही बनी है। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड फॉरम है, इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। उन चीज़ से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उसे स्पीडली ये क्या करती है, सॉल्व करती है, स्पीडली सॉल्व करती है। और जो कंपेंसेशन डैमेज का हुआ है, पीपल का किसी का डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, या फिर उसमें ग्रांट करती है, उसमें कंपेंसेशन दो, इसे जेल तक ही भेज सकती है। जिसकी प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली के अंदर बैठती है, आप याद रखना। और उसकी रीजनल बेंच अलग प्लेस में बैठती है इंडिया में, ये आप देख लेना, पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है ना। फिर सर्किट बेंच है, मतलब कि इसके अलग अलग जगह बैठती हैं। और इसमें क्या होता है, चेयरमैन जो होता है एनजीटी को, रिटायर, ये रखना, रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, अदर देन जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है ना। और अदर जो जुडिशियल मेंबर होंगे, कि मेंबर इसमें एक नहीं रहता, बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो अदर जजेस जो होंगे आपके हाई कोर्ट के, रिटायर्ड जज होंगे, उनको रखा जाता है। एक्सपर्ट रखे जाते हैं जो मतलब कि रिलेटेड टू चीज़ों से रिलेटेड एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट मेंबर शुड बी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो एक्सपर्ट मेंबर होता है प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन की। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए। मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिलेटेड सब्जेक्टेड, तो इसके मेंबर वो होंगे। तो इसमें जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो तो इसके कौन होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं, और बाकी और अंदर मेंबर भी होते हैं इसमें जज। लीगल जुरिडिक्शन क्या है, हियरिंग ऑल द सिविल केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि देखो ऑल सिविल केसेस आपको लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन दे देगा कि रिलेटेड टू ओनली दिस केस ओनली, पर ये क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू ऑल द सिविल केसेस, जितने भी सिविल केस होते हैं सबको ये एक तरह से देखता है। जो मतलब कि लिंक होते हैं, जो शेड्यूल 1 ऑफ द एनजीटी एक्ट में आते हैं, दिस आर इंक्लूडिंग, कोई वाटर एक्ट प्रिवेंशन कंट्रोल से हो, कोई वाटर एक्ट प्रिवेंशन कंट्रोल सेस से हो, फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन है, देखो बस कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980 का कोई काम हो, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल का 1981 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 से रिलेटेड कोई बात हो, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991 से बात हो कुछ, और उसके बाद क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, उनसे कुछ केस सॉल्व करता है। कौन से केस ही नहीं करता, तो याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के केसेस नहीं सुनता जो उसके अंदर आएंगे। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1928 को, 1927 को देखा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रिलेटेड कोई केसेस होगा तो ये देखेगा।
इसमें ये चीज़ दी हुई है। ये कोई जैसे सिविल बॉडी है, जिससे सिविल कोर्ट होती हैं, उनके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है कि उसको फॉलो करती हैं, वो कैसे फॉर्मल तरीके से फाइल जानी है, तो एक प्रोसीजर है सिविल कोर्ट को देखने का, उससे बाउंडेड नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंडेड है, वो जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। और ये कोई एविडेंस एक्ट जो है, मतलब एविडेंस एक्ट है 1972, उससे भी बाउंडेड नहीं है। बस आपको ये मेन चीज़ तो याद रखनी है। वाइल पासिंग ए ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड, ये कोई ऑर्डर पास करे, डिसीजन या कोई अवार्ड पैसे के लिए कुछ भी पास करे, एनजीटी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉलो करेंगे, जो नेचुरली चीज़ों में होता है। और जो भी इनके पास केस आएगा, अगर उस पर कोई हार गया, मेरे ऊपर केस हो गया, मुझे फाइन भरना ही पड़ेगा, तो आप 90 दिन के अंदर कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इनके केस के अगेंस्ट, एनजीटी के केस के अगेंस्ट। अन्यथा आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट में नहीं, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट में नहीं। जो रिसेंट डिसीजन है इसके कुछ, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसको 1 साल के अंदर केस पूरा फाइनल करना पड़ता है, ऐसा प्रोविजंस है, ठीक है। इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, चलो कोई नहीं। अभी रिसेंटली इसने कुछ डिसीजन लिए हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हुआ था यमुना रिवर के आसपास, उनके ऊपर फाइन लगाया इसने, ठीक है ना। और कोची में एक सर्किट बेंच थी, एनजीटी बैंड ऑल द डीजल व्हीकल मोर देन 10 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। वो केरला में भी किया, फिर दिल्ली में भी किया, 15 मेजर इंडियन सिटीज़, दिल्ली में भी किया, एयर क्वालिटी बेकार हो रही थी। और भी बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने, मतलब कि इम्पोज नो कंस्ट्रक्शन जोन 75 मीटर इन बेंगलोर, जो बेंगलोर में लेक है उसके आसपास 75 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन इन्होंने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिए, एनजीटी हैव पावर इन्फोर्स देयर डिसीजन। एक तो ये अपने ही जुडिशियल जो इन्होंने सुनाया है, कोई चीज़ इन्होंने सिविल अपनी कोर्ट में बताई है, उस पर रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ एनी ऑफ द केसेस, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की मेयरली एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनजीटी की टू प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, जैसे मीन ऑफ फाइनेंस मतलब इसी चीज़ें, और फाइनेंस प्रोवाइड कौन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसे प्रोवाइड करवाएगी। एक बार इसके लिए बजट अलॉट हो गया तो उसमें बाद में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, उसे कम नहीं किया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा, ऐसा बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एनजीटी इट विल बी आर travesty of the justice if it was held in a tribunal does not have power to examine the correctness, otherwise the constitutional validity of notification issue one of the such schedule of the NGT। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एनजीटी के व्यू को मतलब अपहेल्ड करता है, वो चेक करता है कि इन्फोर्स करता है इस ऑर्डर को, मतलब अगर कोई एनजीटी की बात नहीं मान रहा तो एनजीटी के सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करेगा। जैसे मेरी बात नहीं मान रहा है कोई, पापा ने मुझे भेजा ये काम आप करो, अगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, ठीक है ना, तो मैं पापा से बोलूँगा ये मेरी बात नहीं मान रहा है, पापा बोलेंगे उसे इसकी बात मानो, तो ये वाला सिस्टम है इसका। बस आपको इतना याद रखना है। कुछ या मीन्स का क्वेश्चन हो सकता है, मीन्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगा कैसे लिखना है। राइट द क्रिटिकल नोट ऑन रोल ऑफ एनजीटी एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन डिग्रेडेशन इन इंडिया 200 वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा क्वेश्चन में, आपने इसमें से निकालना, जैसे हम ग्रामर रेटिंग में निकालते हैं ना, इसमें वर्ब और नाउन चुनते थे, एक सेंटेंस होता था उसमें नाउन कौन से हैं वर्ब कौन से, ऐसे चुनते थे। तो आपको क्या करना है, इसमें चुनना है क्या है। एक तो एनजीटी आपने निकाल लिया, एनजीटी, फिर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम निकाल लिया आपने, बस अ डिग्रेडेटिंग, बस आप लिखोगे एनजीटी 2010 एक्ट से बना, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरली सबको रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, कंपेंसेशन देता है, कुछ प्रॉपर्टी का या पीपल का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। इसके कुछ डिसीजन भी हैं रिसेंटली, आप डिसीजन बताओगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैसे डिग्रेड कर रहा है, तो बताओगे इन चीज़ों को इन्होंने पेनलाइज किया। कैंसिलेशन ऑफ सीजी कोल को इन्होंने वेदांता पोस्को के उड़ीसा में, और सैंड माइनिंग को रोका था। अगर 2-4 केस भी याद, दिल्ली का याद रहे आपको, बेंगलोर वाला याद रहे, वो 75 एरिया में कंस्ट्रक्शन जोन में, और उसके बाद मतलब कि रिज्यूनेट गंगा को करना, ये सब केस उसने काम किए हैं एनजीटी ने। हाउएवर despite the various proactive support has been taking the tribunal pollution level to control the rising the year मतलब लेती रहती है, insufficient of central or state pollution control was another reason for it, ठीक है ना। मतलब कि क्या, ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव सपोर्ट ऑफ द फ्रॉम द गवर्नमेंट बोथ सेंटर, इसके थोड़ी सपोर्ट कम है बोथ सेंट्रल के पास से, विदाउट एडुकेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑफ एनजीटी अनेबल टू हैव द विजिलेंस थ्रू आउट द कंट्री। एक विजिलेंस नहीं है, इसकी कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताई हैं, और भी बढ़ सकता है इसको उसको। नॉट हैविंग स्यू मोटो पावर, ये अपने आप नहीं ले सकती कोई पावर, विच एम्बिट ऑफ एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। और इसके बाद आप लिख सकते हो वाइल्ड लाइफ वाले पे नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट 2006 पे नहीं है। द पीरियड मतलब जो विद इन द 6 मंथ ओरिजिन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, मैंने बताया था ना, अपील जो ट्रिब्यूनल में होगी 6 मंथ के अंदर आपको डिजोल्व करनी होगी। कुछ ये चीज़ें, अपॉइंटमेंट शुड बी
इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट के हैंड में इसके अपॉइंटमेंट रहती है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट कंसिडर डाइल्यूट द, बस तो आप ये पढ़ लेना एक बार, जब एनजीटी के बारे में कुछ उसकी प्रॉब्लम लिखोगे, कुछ उसकी चीज़ें लिखोगे, कैसे उसने काम किया, फिर वे फॉरवर्ड और आपको कंक्लूजन लिखना है इसका। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या अंतर होता है। देखो, जैसे आपने स्ट्रक्चर होता है एक आंसर लिखने का, आंसर में स्ट्रक्चर में 3 चीज़ होती है। एक होता है उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, या आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, उसके बाद कंक्लूजन भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा आपको अंतर बताता हूँ कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में। कंक्लूजन का मतलब होता है जो आपने बॉडी में लिखा है ना, जो उसकी बॉडी में आपने लिखा है, जैसे इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी में जो भी पूछ रहा था वो कैसे डिग्रेड करा उसमें आपने लिखा है, तो उसी के बारे में आपको एनालाइज करना है, क्या वो कर सकता था, अच्छा कैसे कर सकता था, कि जो आपने बॉडी में मेंशन किया है कुछ भी, ठीक है ना। और वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, वे फॉरवर्ड में आप अपनी रिकमेंडेशन लिखो, हाउ टू टैप द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द चैलेंजेस। आप अपनी चीज़ें लिखोगे, आपको बॉडी से कोई मतलब नहीं है। पर कंक्लूजन में क्या मतलब होता है, कंक्लूजन में होता है बॉडी ऑफ द आंसर को कैसे आपने एनालाइज किया है, वो होता है कंक्लूड करना, कहते हैं ना। अब आपने सेंटेंस को कंक्लूड करो तो जो आप बात सारी लेके आए वो कंक्लूड करना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया साइबर सिक्योरिटी, जैसे उसने लिखा कोई चीज़ लिखी, कंक्लूजन में ऐसे लिखेंगे, ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडिया स्पीक दिस ऑन दिस रैंक, गवर्नमेंट शुड इनिशिएटिव साइबर सिक्योरिटी, ये इनिशिएटिव लिए, स्वच्छ भारत, तो मतलब एक कंक्लूड करोगे आप अपनी बॉडी को कंक्लूजन में। पर वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ द स्टेक होल्डर, मतलब कि टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप अपनी चीज़ें लिख सकते हो, हाइजीन प्रैक्टिस देनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपग्रेड करना चाहिए, इंडिया शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, मतलब तो अपनी चीज़ें लिखोगे। तो वे फॉरवर्ड क्या होता है, वे फॉरवर्ड में क्या लिखना होता है, अपनी चीज़ें। कंक्लूजन में क्या होता है, बॉडी का ही कंक्लूड होता है। तो आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है। मैं आपको, क्योंकि मुझे मेन्स आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको एक दो मैं चीज़ें बताता रहा करूँगा। तो ये हो गई हमारी आपकी एनजीटी, ये हमारी कवर हो गई पूरी एनजीटी। तो इसमें ऐसे ही उसने लिखा है, आप वे फॉरवर्ड इसमें अलग से लिख सकते हो या फिर उसमें कंक्लूजन लिख सकते हो। तो इतनी मैं आपको जानने के लिए सफिशिएंट है। तो ये मैंने पूरा आपका एनजीटी के बारे में बता दिया, कैसे बनी है, किस किस में है। और एक चीज़ और, इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं इसमें एनजीटी, उससे पहले आपका और भी कंट्री है लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी एनजीटी टाइप की कोई बॉडी है जो इस चीज़ को देखती है, एनवायरमेंट कंडीशन को। तो इंडिया नॉज ए फर्स्ट, इंडिया इज नॉट ए फर्स्ट कंट्री। देखो फिर फायर, ये मेरे शहर में ही लगी है बिजनौर में। तो फायर के रिलेटेड तो आप पूरा एक सेंटेंस तैयार करके रखो, एक 250 से 500 वर्ड का एक तैयार करके रखो, आप लिख के रखो, क्योंकि फायर का आया तो सीधा चिपका दोगे। अनयूज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर ए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा आप लिख सकते हो। तो भुवनेश्वर उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, जो पंचायत राज की अनयूज प्रॉपर्टी है, यूज़ नहीं होती है, गाँव गाँव में है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको दे दी जाएगी और वो उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है वो जो गवर्नमेंट चलाती है, मिशन शक्ति प्रोग्राम, वो और अच्छा हो जाएगा। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये काम करते हैं, जैसे 10 वुमेन हो गई, ये सैनिटरी पैड बनाने हैं, अब इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसके घर में बनाए, छोटी छोटी महिलाएं, तो ये गवर्नमेंट की जो पंचायती राज जो अनयूज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है गांव गांव में, इन्हें दे दी जाएगी। तो सैनिटरी पैड की मशीन लगा लेंगे, सब मिलके कोई काम कर लेंगे वहाँ पे, तो उसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो इम्प्रूव होगी कंडीशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमारे काम की नहीं है। स्टॉक कम हो गया, विद नो स्टॉक ऑल द वैक्सीनेशन सेंटर टू बी रिमेन शट डाउन टुडे, कुछ शट डाउन किए गए, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया महाराष्ट्र के पास, नवी मुंबई में। तो एक गलत चीज़ है, ठीक है ना। स्टॉक खत्म होना, एक ये न्यूज़ आना है, तो एक तरह से एक क्राइसिस शो करता है चीज़ों के। बियॉन्ड द जीरो सम, ये कुछ नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, इसका पूरा एडिटोरियल आया था। आज के कमिटी टू टेक्नोलॉजी, अभी क्या हुआ इंडिया में कि जॉन कैरी जो है, मतलब कि ये US स्पेशल प्रेसिडेंट इन्वॉय है, ठीक है, वो इंडिया में आए हुए हैं फॉर ए क्लाइमेट के लिए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। तो कुछ रीज़न है, ये एक तो जो इंडिया है वो ग्लोब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में टॉप रैंक में आता है, तीसरे नंबर पे आता है, आफ्टर US, आफ्टर चाइना, US, इंडिया, जापान, ये सब कंट्री है जो टॉप 5 में आती हैं। और ठीक है ना, तो इंडिया टॉप 5 में आता है। फिर पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट बहुत है, प्रोडक्टिविटी डाउट और हीट वेव इंडिया में इतनी आ रही हैं। फिर इंडिया का जो कमिटमेंट है ना, सब चीज़ें सब कंट्री ने कमिटमेंट किया और नेट जीरो इमिशन से, कि नेट जीरो इमिशन क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इमिशन न्यूट्रलिटी क्या होती है, मतलब नेट जीरो इमिशन क्या होता है, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना उतना आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, उसे बोलते हैं नेट जीरो इमिशन। तो जीरो कर दिया आपने, तो उसके कोई जैसे कमिटमेंट है, सब कंट्री 2030 तक कर लेंगे, 2040 तक कर लेंगे, 50 तक कर लेंगे। पर इंडिया का कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया को ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए। यूके, US, UK, यूरोप
जो अदर हु ऑक्यूपाई द बल्क ऑफ द कंट्री कार्बन बजट गिव ए फर्दर इमिशन इन द फेवर ऑफ द मतलब कि डेवलपिंग कंट्री द फंड। तो इंडिया क्या बोल रहा है, ठीक है हम कर लेंगे, पर हमें तो अभी डेवलपमेंट के जितना आप कर चुके हो, आप इस बात को कर रहे हो, हमें भी तो डेवलप होना है, इमर्जिंग नेशन है हम भी, हमें भी डेवलप होना है, तो हम कैसे कमिटमेंट करें। ठीक है ना। तो जैसे आपने यूके यूएस जितने डेवलपिंग कंट्री, इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने पैसा कमाया है जब पहले इमिशन करके, तुम्हारी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है, तो आपको हमें क्या, हमें पैसा देना चाहिए, बल्क ट्रांजेक्शन फंड प्रोवाइड करने चाहिए, टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोजेक्ट डिसीजन सच एज द डिफॉरेस्टेशन विल हैव टू क्लाइमेट डेडलाइन ऑफ द कोल प्लांट। तो इन्हें कुछ स्टेप बताया। जो फ्यूल प्राइसेस है मतलब कि हिस्टोरिक हाई है, तो टैक्सेशन पे नो स्पेसिफिक इन्वॉल्व, डिविडेंड नहीं मिलता है, इन्फ्लेटरी इफेक्ट है, यूएन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जो होने वाली है अभी, कहाँ होने वाली है, ग्लेस ग्लो में होने वाली है। तो ग्लेस ग्लो कहाँ है, ये आप सर्च करना मैप में जाके, मैंने आपको बताया कैसे मैप में जाके सर्च करना है, कैसे प्रैक्टिस मैप की रखनी है आपको। तो ये होने वाली है जो अभी अक्टूबर में होने वाली है, तो उसके लिए इंडिया क्या स्टेप लेने वाला है और क्या चीज़ इंडिया को करनी चाहिए। जैसे ये कुछ स्टेप बताने से, टैक्स लग्जरी मेशन होते हैं, जैसे एसी हो गया, कार हो गई जो लग्जरी कार, लिबी प्रॉपर्टी हो गई, बड़ा एविएशन किसी ने बड़ा प्राइवेट चार्टर लिया, स्पेसिफिक ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम कार्बन तो जनरेट करेंगे ना, तो इस पर आपको टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। कुछ स्टेप इन्होंने देखो बताया। पहले ने बताया इंडिया के पास ऐसा कोई रूल नहीं है, फिर इंडिया बोलता है कि हमने अभी डेवलपमेंट नहीं है, इमर्जिंग कंट्री हैं हम अभी कैसे रुक सकते हैं, या तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो, फंड प्रोवाइड करो। फिर ये कुछ स्टेप बताते हैं कि इंडिया कैसे कर सकता है अपने फ्यूल के देखते हुए। अभी उसे क्लाइमेटिकल जो अभी यूएन कन्वेंशन होने वाले क्लाइमेटिकल चेंज में, वहाँ जो शेड्यूल दिस ईयर होगी, कम टू नोट आपको डोमेस्टिक क्लाइमेटिकल प्लान, इंडिया क्या बताएगा अपना प्लान क्या है इंडिया का, तो ये उसमें देखने की बात है। तो हम इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि कहाँ पे कर सकते हैं, टैक्सेशन वैक्सेशन करके हम रोक सकते हैं। एटीट्यूड इतना काम का नहीं है कुछ भी आज। ये भी दूसरा एटीट्यूड आया आपका, प्लग टू हल से प्लेट तक, जो आप खाना खाते हो हल चलता है तब आपकी प्लेट में खाना आता है, इंडियन स्टेट। तो कुछ प्रॉब्लम बताई हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक तो ये सीधी बात बोली है कि रिड्यूस द रोल ऑफ द स्टेट, जो रिड्यूस हो रहा है रोल का स्टेट, मतलब क्या कर रहा है, प्राइवेट को दे रहा है कि रिड्यूस करना चाह रहा है, ऑटोमेटिकली डिवलेट द इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो कर रहे हैं कि reduce the role of the state will automatically deliver the great economic growth and the welfare of the people। ठीक है, ऐसा होता है कि मतलब कि वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये कुछ चीज़ है मोस्ट क्रिटिकल एक्सपेक्ट है लाइफ के लिए। तो उसमें से एक करेक्टरिस्टिक वेरी स्पेसिफिक करेक्टर एग्रीकल्चर भी आता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके भी सोशल हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट है। वेलफेयर ऑफ द बोथ एंड फार्मर कंज्यूमर दोनों के वेलफेयर होने चाहिए। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अभी काम की चीज़ नहीं आई है, जब स्टेप आएंगे मैं वो बताऊँगा आपको सीधे। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफाइड ऑफ एग्रीकल्चर लिमिटेड फैक्टर है एक, तो मतलब कि अनसर्निटी बहुत है, मतलब कि आज वेदर है चेंज हो जाएगा, बारिश पड़ जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी आज ज़्यादा होगी कम होगी, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है इंक्रीज हो रही है कहीं पे, क्योंकि वाटर का जो स्केल है वो कम होता जा रहा है। तो एक तरह से ये सारी एक तरह से इसमें वर्नेबिलिटी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये चीज़ इन्होंने बताई। राइट काइंड ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, देखो राइट काइंड चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उसे प्रॉफिटेबल बनाना है तो। प्रॉफिट बाय कटिंग द कॉस्ट, द प्राइस फॉल वाइल दोस आर फेलिंग टू कट, मतलब कि जो प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कटिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें हम बेकार चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे हैं, चीज़ों में जो हम जैसे सॉइल हेल्थ मिशन है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन है, हम ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइजर एनपीके मिला रहे हैं, तो इस तरह से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके। बट इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो जैसे ये एक चीज़ इन्होंने ली, जैसे इंडस्ट्री होती है, इन्होंने एग्जाम्पल इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर सेक्टर कंपेयर किया है, ये तो मैंने बता दिया। तो इंडस्ट्री क्या करती है, अगर प्राइस फॉल हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो क्या करती है, कॉस्ट कटिंग करती हैं, वो आदमियों को निकाल देंगे या रख लेंगे, जब प्राइस बढ़ेंगे तो मतलब कि डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या, मेंबर ऑफ द फैमिली कैन कि ड्राफ्टेड टू वर्क ऑन द फार्म लैब, पता है उसमें मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं, तो ऑल्सो द फार्म इज नॉन फार्म वर्कर, और भी लोग होते हैं, उन्हें कॉस्ट कटिंग भी नहीं कर सकते फार्मर सेक्टर में। ठीक है ना। फिर ये बोलते हैं 9 करोड़ रूरल फैमिली हु ड्रोन, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखिए, तो याद रखना हो। 9 करोड़ जो रूरल फैमिली है, वो देयर इज ए मेन कम फ्रॉम अनस्किल मैनुअल, ठीक है ना, मैनुअल लेबर है। फ्रॉम द 4 करोड़ जो है आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर से बिलोंग करती हैं, वो सेल्फ एक्सप्लॉइटेड है, प्लीजेंट मतलब कि फार्मर एबल टू क्लिंकिंग देयर लैंड, मतलब कि एक तरह से पूरा बोलो, पूरा जो फार्मर सेक्टर है वो एक्सप्लॉइटेड होता चला आ रहा है। मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है दूसरी ज़मीन पे काम करते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है उन्हें मतलब मंडीज़ वाले एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे स्टेप बताया कि 86% जो फार्मर है इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल है,
टू पुअर टू अफोर्ड द वर्क। जो आपके वेयर हाउसेस फैसिलिटी होती है ना, जिसमें आप नाज वाज रखते हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसके, और बहुत मिनिमल होता है प्राइस, 100 रुपये साल, 200 रुपये साल, ऐसे प्राइस है, उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 100 रुपये साल है तो, पर उसकी कुछ क्वांटिटी होती है, 100 रुपये कुंटल, आपने 10 कुंटल रखना है तो 1000 रुपये देने में उसे भी अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना होता है, डायरेक्ट उन्हें एक मार्केट चाहिए होता है कि वो डायरेक्ट उन्हें सेल करना हो, उसी टाइम पे जो कटिंग हुई, हार्वेस्टिंग हुई, उसी टाइम पे इन्हें कट करना होता है फूड क्रॉप को अपनी। तो ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बम्पर क्रॉप होगी, ज़्यादा सब एक साथ लेके मार्केट 85% 6% फार्मर है जो मार्जिनल है, वो 86% लेके आ गए, तो उससे प्राइस फॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये माफिया लोग होते हैं, इसे स्टॉक कर लेते हैं, वही चीज़ हो जाएगी। अब स्टॉक की फैसिलिटी रूल भी खत्म कर दिया, एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकल तो वो और स्टॉक कर लेंगे, और जब डिमांड मतलब कि सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट डिमांड बढ़ेगी, तो उसके प्राइस जो होंगे उसके हाई जाएंगे, तो किसानों पे असर नहीं पड़ेगा। किसान क्या करता है, जैसे 10 किलो उसके बाद फसल हुई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुंटल में फसल होती है, उसमें से 10 किलो अपने लिए निकाल के रख लेता है कि एक साल में अगली फसल तक मैं इतना खाऊंगा, इसे स्टोर कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे क्या सारी चीज़ होंगी, उससे ये कॉमन आदमी है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये जो किसान बिल है, ये तुम्हारे ऊपर असर डालने के लिए नहीं है, ये एक कॉमन इंसान पे भी इसका असर पड़ेगा, ये भी आप याद रखना। बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए एक, तो मतलब बैलेंस ऑफ पावर कैसे, जैसे ये किसान क्या करते हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, फिर किसी भी फर्म से पैसा लेते हैं, ठीक है ना, चीज़ों से मनी लेंडर कंबाइन, तो वो क्या करते हैं, किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना, तो उन सब चीज़ों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो किसान के पास कोई एक फॉर्मल चैनल नहीं है पैसा लेने के लिए। फिर और कैसे कास्ट सिस्टम हो गया, पुअर कुछ हो गया, आपको ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, क्योंकि ये चीज़ बार बार पढ़ने से इनके नोट्स नहीं बनाए जाते, नोट्स बनाए जाते हैं ऐसे फैक्ट पॉइंट के। 86% हो गया फार्म इंडिया में है, ठीक है ना, बस यहाँ पे डबल बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा, अगर पावर चाहिए, देखो पैसा किसान ने उससे लिया, हाई कितना होता है, एक सौ पर एनम इंटरेस्ट रेट कितना कितना हाई, 60 से 20% पर एनम, इतना इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रहता है पर साल में कि देना पड़ता है, तो किसान को देना पड़ता है, फिर उसकी ज़मीन जाती है, फिर वो आत्महत्या करता है। तो उसको सबको रोकने के लिए स्टेट को बीच में आना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर के लिए बीच में उतरना पड़ेगा। फिर डाइवर्सिफाई मतलब कि करना पड़ेगा आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जो एमएसपी पे चीज़ें खरीदी जाती हैं, एफसीआई खरीदता है, फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है जो डिसाइड करती है एमएसपी को। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्राइस हाई इनफ टू लीव देम टू मार्जिन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है उसमें, जो फार्मर से चीज़ें खरीदी जाती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और ये बता रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सो द सीड इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन, मोर देन 3 लाख फार्मर है कमिटेड सुसाइड इन लास्ट 3 ईयर, ये भी ये बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया है, लोन ज़्यादा हो गया किसानों पे, लोन हो गया वो चुका भी देंगे, फसल रिस्टोर हो गई है वेदर की वजह से, तो कहाँ से चुकाएंगे, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और भी फेस प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो वाटर टेबल है, वाटर क्वालिटी है वो कम हो रही है, ईल्ड कम होती चली जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल इनपुट है और उनकी हायर कॉस्ट है। आप फर्टिलाइजर, आपको आज ही की न्यूज़ में दिखाऊंगा, 56% यूरिया के जो फर्टिलाइजर जो इंडिया में आता है इफ्को का, उसके आज रेट उनने 1 अप्रैल से बढ़ाने की बात कर दिया, 56% हम चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। तो 96% ऑफ इंडियन वाटर कंज्यूमिंग फार्मिंग है, जो 96% जो क्रॉप है वो इंडिया में बोई जाती है, वो राइस, व्हीट और शुगर केन बोया जाता है। इनमें सबको वाटर चाहिए, इन सब क्रॉप्स के, राइस के लिए भी, व्हीट के लिए भी, शुगर के लिए भी। तो एक तरीके से क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और दूसरे टेबल कम होता जा रहा है, तो सारी क्या हो रही हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। अब लोग ये व्हीट, राइस, शुगर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एज्यूम मार्केट है, मतलब प्राइमरली बिकम है एज्यूम मार्केट। मतलब क्या चीज़ें हैं ये कि इनका एमएसपी ईजी मिल जाता है लोगों को। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी बास्केट है ना प्रोक्योरमेंट करने की, जैसे आपने एमएसपी देते हैं कुछ चीज़ों के लिए, उसको और बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और भी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तो किसान ईजी, क्योंकि श्योर रहता है उसे पैसे मिल जाएंगे, शुगर के इनको डाल दो श्योर पैसे मिल जाएंगे, राइस को डाल दो मिल जाएंगे, व्हीट को डाल दो मिल जाएंगे। और यही सारी जो क्रॉप है, ये वाटर को भी यूटिलाइज ज़्यादा चाहिए, वाटर इंसेंटिव क्रॉप है, तो इसलिए वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, और भी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप मतलब कि और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन ऑयल, सीड, पल्सेस, और किया भी है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इनको हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर की हाई वॉल्यूम का यूटिलाइजेशन होता है क्रॉप में, ज़्यादा पानी चाहिए, उनको छोड़ के गवर्नमेंट क्या करे, और भी जो क्रॉप है उनको एमएसपी देना स्टार्ट करे, और इनसे ज़्यादा एमएसपी दे, तो लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा, यार गेहूँ नहीं लगाता, उस पर बढ़िया एमएसपी मिल रहा है वो मैं लगाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं।
इंश्योर द स्टडी ऑफ मार्केट, मतलब जो आपकी स्टडी मार्केट का इंश्योर रखना चाहिए, वो बैलेंस चले, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय आपका संरक्षण अभियान भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आंगनबाड़ी जो सप्लाई होती है, मतलब कि सप्लाई न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी होता है ना गांव में, मिड डे मील स्कीम होती है, वो लोकल प्रोक्योरमेंट क्रॉप को शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, जो आपके से मिड डे मील के आना है, जो वहाँ की लोकल एरिया से प्रोक्योर किया है आपने, वहीं वहीं सप्लाई कर दो उसको। और इंडिया ट्विन, आपकी माल न्यूट्रिशन और आपकी डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, अभी क्या आ रहा है कि ये ट्विन प्रॉब्लम है इंडिया की, एक तो माल न्यूट्रिशन भी है, और आपने किसी को माल न्यूट्रिशन चीज़ें दी तो डायबिटीज़ भी हो जा रही है। तो इसे डाइवर्सिफाई आप क्रॉप का करोगे, मिलेट लगाओगे, पल्सेस लगाओगे, तो डाइट भी, फाइबर, विटामिन, इन चीज़ों से आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट को भी स्टडी मार्केट रखना है, इंश्योर भी करना है, और डाइवर्सिफाई भी करना है क्रॉप को, और चीज़ों को दिया जाए। फिर आपको क्या दिया गया कि इंडिया में इतनी सारी मंडी है, देखो ये चाहे तो डाटा ये याद रखने का होता है, तो 2,500 के आसपास मंडी है, 4,000 5,000 की सब मंडी है। एक लार्जेस्ट रिटेलर, क्योंकि इतनी कम मंडी है, तो ठीक है ना, जो लार्जेस्ट रिटेल होता है वो एक्सप्लॉइट करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ओनली 70% ऑफ फार्मर प्रोड्यूस पासिस थ्रू द मंडी। ये मान लो कि 86% फार्मर जो लगाता है उसका 17% ही मंडियों में जा पाता है। ऐसा क्यों होता है कि मंडी जो है ना बहुत दूर दूर है। एक बताओ, इसका 10 बोरी अनाज है स्मॉल फार्मर का, इसने 1 बीघे में 10 बोरी अनाज लगाया। अब ये से लेके 100-200 किलोमीटर जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन भरेगा, जितना वो कमाएगा इतना वो घर से लगा देगा। तो यही सारा एक रीज़न है। तो आसपास के जो रिटेलर होते हैं उनको वो बेच देते हैं सस्ते दामों में, उतने दामों पे। अगर हर 5 किलोमीटर मंडी स्टेब्लिश करें तो 42,000 मंडी चाहिए हमें। अभी कितनी है, 2,000, इसके 2% भी नहीं है, मतलब कि 2% तो है, पर आप देख लो 42,000 मंडी चाहिए, हर 5 किलोमीटर मंडी डेवलप करनी होगी, और अर्जेंट रिफॉर्म लाने होंगे। जो वीकनिंग और डिसमेंटल आप मंडीज को करते जा रहे हो ना न्यू बिल लाके, आपको उन्हीं मंडियों को मंडी बढ़ाते और अर्जेंट रिफॉर्म लेके आते कि ट्रांसपेरेंसी और फार्मर फ्रेंडली मंडी को बनाते इंस्टेड ऑफ ये बिल लाने की बजाय। फिर रूरल इंडिया एज ए फोकल पॉइंट, आपको रूरल इंडिया फोकल पॉइंट पर रखना है। जैसे आपने सेकंड 5 ईयर प्लान आए थे, उसमें सीधा आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फिर यूनाइटेड नेशन ने 2050 तक कहा है कि 80 मिलियन पीपल विल कंटिन्यू टू लिव इन रूरल इंडिया। एग्रीकल्चर विल बी नीड टू द ग्रेट स्ट्रेंथिंग देनी है, ग्रेव एंड ग्रो इनइक्वालिटी जो हो रही है उसको कम करना है। तो बैलेंस ऑफ पावर मैंने आपको बताया मनी लेंडर की, उसमें स्टेट को बीच में आना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेट कैपेसिटी और मतलब क्वालिटेटिव बेटर रेगुलेटिंग ओवरसाइट, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ पॉइंट आप निकाल लेना और लिख लेना। ये हमारे काम का नहीं है। ये भी क्या है कि मतलब कि पहले पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम आपसे परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे, 3 चीज़, शुगर केन, और उसके बाद आपका यान, और उसके बाद कॉटन, ये परचेज करेंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को वहाँ की चाहिए। फिर कुछ दिन बाद अगले दिन यू टर्न ले लिया उन्होंने, बोला कि नहीं हम परचेज नहीं करेंगे तब तक आप कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं करते, कश्मीर को स्टेटहुड नहीं बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनिंग पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप ट्रेड विद इंडिया। ये कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम में आ जाएगा ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है चीज़ों का, शुगर वूगर की चीज़ों का। जैसे इंडस्ट्री बताई इन्होंने अलग अलग, जो लोकल कंजप्शन है जब स्टिप प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ शुगर के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया इज इम्पेरेटिव, प्रैक्टिकल एंड इन द मोस्ट इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कुछ सर्वे पाकिस्तान का है कि इंडिया से खरीदना उन्हें बहुत सस्ता पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक को प्रोवाइड कराना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है, कि इन्फ्लेशन है। अब वहाँ पे प्रोडक्शन तो है ही नहीं, मतलब कि शुगर की, कॉटन की, टेक्सटाइल की, तो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। अगर वो अपने ही से खरीद रहे हैं तो वो कई की 100 रुपये की चीनी पड़ रही है, अगर इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो 50 रुपये की हाफ प्राइस में पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें बोली हैं कि उनके पास एक ऑप्शन था, इसलिए वो आगे आए थे, पर पता नहीं क्यों यू टर्न ले लिया उन्होंने। तो वही बता रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रेस फील कर रहा है उनका सेक्टर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनको मैनिपुलेट द होल्डिंग रिजल्ट। तो उनकी ये सेक्टर के बारे में बताया, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनदर इंडस्ट्री क्राइसिस है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्या है, इट इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ पॉलिटिक्स ओवर द ट्रेड एंड इकोनॉमी, ये याद रखना। और सार्क की मीटिंग होने वाली है, तो उस पर देखते हुए एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी आगे आगे बात करनी चाहिए। तो शार्क की मीटिंग होने वाली है, हम इससे क्या पढ़ेंगे, शार्क पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बैक चैनल टॉक्स बता रहे हैं, इंडिया साइलेंट ऑन बैक चैनल टॉक्स। अभी क्या हो रहा है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टॉक्स चल रही है ना, अभी अक्टूबर में क्या है, शार्क की मीटिंग है, तो इससे क्या बनता है कि बैक चैनल टॉक। अभी डीजीएमओ की उनकी बात हुई है, वो मतलब सीज फायर जो है उसको अच्छी तरह चेक करेंगे, अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं, बैक चैनल डायलॉग चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पर इंडिया ने अभी खुल के ऐसा कोई चीज़ नहीं बोली है। ये कुछ मत याद रखना। सुप्रीम कोर्ट टर्न ओवर रिलीजर रोहिंग्या,
अभी रिलीज़ कर जो रोहिंग्या जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था इलीगली, वो आधार कार्ड बना लिए थे उन्होंने, उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डाउन रिलीज मतलब कि टर्न डाउन तो रिलीज होंगे मना कर दिया। वो जो एक्टिविस्ट ने केस किया था उसमें राइट टू इक्वलिटी है सबके पास, राइट टू प्रोसेसिंग ऑफ लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 19(1) क्या बोलता है कि इलीगली जो हमारी कंट्री में आएंगे वो नहीं माने जाएंगे, उनके लिए जो लीगल तरीके से इंडिया में आएंगे, पर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिए, आधार कार्ड बना दिए, ये बना दिया, तो एक प्रॉब्लम है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर फर्टिलाइजर कंपनी हाइक द प्राइसेस, कितना प्राइस हाई करेंगे, जो आपका फास्ट ये डेप आता है मतलब अमोनिया अमोनिया एनपी के 58% प्राइस को हाइक किया जाएगा। बोल रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसकी प्राइस हाई हो गया, तो हमें भी हाई करने पड़ेंगे। इधर पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं, इधर फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो किसान वैसे सड़क पे है, अब और सड़क पे आ जाएगा, तो सरकार के सामने एक प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई है। फिर ये बोल रहे हैं कल क्या था, कल आपका जो गुरु तेज बहादुर है, जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनके पिताजी जो है उनकी मतलब कि कल शहादत दिवस था शायद, ठीक है ना। तो उसको सेलिब्रेट करते फॉर बर्थ शहादत दिन बर्थ एनिवर्सरी थी, 400वीं वर्षगांठ थी। तो पीएम मोदी ने क्या किया था, मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी लीडर ऑफ अपोजिशन के मनमोहन सिंह के सबके साथ बैठ के बात की थी। तो उसी बीच में जो आपका ये खड़गे साहब हैं, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आपके राज्यसभा में, ये बोलते हैं कि आपकी जो फार्मर का इशू है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए मोदी जी से, ऐसे वर्चुअली जो सबमिट चल रही थी। तो हम पढ़ेंगे कि गुरु तेज बहादुर कौन थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी न्यूज आती है सुप्रीम कोर्ट ऑन द वैक्सीन, आपको इन कंक्लूजन चीज़ें इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ ये बात की गई है कि मतलब कि टॉप कोर्ट जुडिशियल स्ट्रेंथिंग मतलब 20 स्टैंड एट 29 फॉर रिटायरमेंट इन 2011। अभी कितनी है कि जैसे है हमारी स्ट्रेंथिंग जो है ये 33 हमें रखने हैं, 34 है ऐसे, 33+1 है जो हमारी टोटल स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट के। अभी कुछ 4 आदमी रिटायर कर जाएंगे, उनको कैसे रखना है। फिर ये बोल रहे हैं कि कुछ रेगुलर मतलब कोलिजियम है, कैसे हम अपॉइंटमेंट करते हैं जज का, और कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं हम हाई कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट में वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनको हम कैसे करते हैं, कैसे फुलफ़िल करते हैं। तो मैं आपको चीज़ें यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको चीज़ें ये पढ़ाऊँगा बेसिक नोट से। मैं आपको बताऊँ कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, कि नो एडहॉक जज इन द प्लेस ऑफ रेगुलर रिकमेंडेशन। एडहॉक क्या होती है, जो रिटायर्ड जज हो गए ना, और आपको लगा कि यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, केसेस इन द सेंस कि जो जुडिशल की मतलब कि पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, कि मतलब कि केसेस जो है पेंडिंग होते बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए एडहॉक जज और अपॉइंट की जाते हैं, रिटायर्ड हो गए हैं जज, उनको दोबारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट की। रेगुलर अपॉइंट किसी की नहीं की जाती, प्रॉब्लम आ जाती है या टाइम लगता है, तो एडहॉक जज अपॉइंट कर दिया जाता है। जो सीनियर मोस्ट जज रिटायर हो गया उनको दोबारा से बुला लिया जाता है कि आप थोड़े से केस और देख लो और ये पेंडेंसी है थोड़ा कम कर दो। तो ये बोल रहे हैं कि किसी नो, अब वो कैसे करते हैं, वो सीजीआई करते हैं, आपके चीज़ों को देखते हैं, वो सब बताऊंगा। तो कोई एडहॉक जज का अपॉइंट नहीं किया जाएगा, रेगुलर रिकमेंडेशन भेजे जाएंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा। इंडिया एंड चाइना पोल्ड द टॉक्स ऑन द टॉक्स एलएसी टुडे। आज 11वीं मीटिंग होगी इंडिया और उनके बीच में, सेकंड फेज ऑफ डिसएग्रीमेंट मीटिंग चलेगी ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है ना। 10-11 हो चुकी हैं, पहले पेंगोंग तहसो पे, गोरा और हॉट स्प्रिंग पे बात होगी। फर्स्ट फेज में जो डिसएग्रीमेंट हुआ था, मतलब कि डिसंगेजमेंट हुआ था, सॉरी, वो आपके पेंगोंग तहसो पे हुआ था कि वहाँ से पीछे हट जाओ। अब जो कुछ एरिया और बचे हैं, गैरो, हॉट स्प्रिंग, दिप्स, आपके दिपसेंग और आपका डेमचौक, ये सारे एरिया और बचे हैं। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। सबसे ऊपर आएगा दिपसेंग प्लेन, फिर आएगा आपका गोरगा, गलवान वैली बोल दो, गलवान वैली आएगा। गलवान वैली क्या आएगा आपका, फिर आएगा उसके बाद आएगा आपका पेंगोंग तैसो। पेंगोंग तैसो की नहीं, पेंगोंग तैसो से ऊपर गोरगा आएगा आपका। गलवान वैली, गोरगा, पेंगोंग तैसो, उसके बाद आएगा आपका डेमचौक सबसे नीचे आएगा। हॉट स्प्रिंग भी ऊपर ही आ जाएंगे यहाँ पे। ये कुछ प्लेसेस बचे हैं जिन पे आप बचा है, आपका डिसंगेजमेंट होना है आपका। और पार्शली हो चुका है, इन पे ऐसा लिखा है कि पार्शली हो चुका है, पार्शली हो चुका है, और कुछ और होना है। तो उसके पीछे आज टॉक्स की जाएंगी। मैंने बताया था कि बाइडन जो है रिस्टोरेशन कैपेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, जो पीएम है जॉन कैरी से बात कर रहे हैं, तो वही सारी बात की गई है कि जो जो अभी क्या हुआ था, पेरिस समिट से यूएस ने विड्रॉल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, तो ये दोबारा इसमें आ गए हैं। और अब पैसा भी देंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वर्ल्ड बैंक देखता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, उसमें 3 बिलियन कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस ऑब्लिगेशन नीड टू ब्रिंग द मतलब कि
फॉरवर्ड द कमिटमेंट ऑफ द कार्बन इमिशन अर्लियर टाइम है, 2050 से पहले हमें कार्बन इमिशन के बारे में सोचना है। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें मतलब कि उसको और बढ़ाना है, कि फाइनेंशियल और प्रोवाइड करना है ग्रीन चीज़ों के लिए, बिल्डिंग रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करना है, ऐसी चीज़ों पे वर्क करना है। तो मैंने जो एडिटोरियल मैंने वो आपको ऊपर बताया था, उसी का ही ये इसमें थोड़ा इसने बता दिया। अब जो ड्यूअल आपके म्यूटेंट आया, स्ट्रेंथ आया, उसका नाम दिया गया B1617, कुछ ऐसा नाम दिया गया और कुछ चीज़ नहीं है। अभी चेक करेंगे तो पता लग गया कि इसकी जो मतलब कि फर्टिलिटी रेट हाई है, फर्टिलिटी रेट हाई है। अब ये चेक और किया जाएगा जो वैक्सीन है वो इस पर, जो ड्यूअल आपका स्ट्रेन आया है इस पर वो वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, वो और चीज़ चेक की जाएगी। अभी इतना ही चेक किया गया कि जो उसका फर्टिलिटी रेट है बहुत हाई है। देखो 1.31 लाख केसेस आए हैं कल में, 802 लोगों की डेथ हुई है। तो कितने, मैं बता रहा हूँ 2.5-3 लाख तक जाएंगे, 3 लाख एक दिन में, या 2.5-3 लाख एक दिन में केसेस आएंगे, आप देखना। उसके बाद डाउन होना स्टार्ट होगा। फिर 181 AEFI डेथ रिपोर्टेड इन इंडिया। AEFI क्या है, ये क्या है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग आपके इम्यूनाइजेशन, मतलब कि तो ये चेक क्या कर रहे हैं कि मतलब कि केसेस हैंडल करते, देखो ये नेचुरल चीज़ डेथ भी हो सकती है, कुछ केसेस में ये तो लग रहा है कि 8 से 11 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जो डेथ हुई है कि मतलब वो आपका आपका मोनो पैरा, आपका ये जो 4 वीक ऑफ नीडेड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन, कुछ लग रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग से हो सकती हैं। पर जो डेथ हुई है मोस्टली, देखो 60 साल से ऊपर वालों को लगी, 45 साल से ऊपर वालों को लगी, कोई बीमारी थी उनको वालों को लगी। अब नेचुरल डेथ तो थोड़ी रुक सकती हैं, सबको उनको लगाई गई वैक्सीन, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो डेथ होंगे ना। तो ये सारी चीज़ है कि ब्लड फ्लो हार्ट में रुक गया, ये मैं नहीं बोल सकता कि वैक्सीन की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि प्रॉपर नहीं है, और ये तरह से मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये भी गलत चीज़ है। फिर रिस्टोर इन एड ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन क्या होता है, ट्रम्प ने क्या किया था कि फिलिस्तीन को एड प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो रिफ्यूजी हैं, ठीक है ना, वो गाज़ा पट्टी में और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट थी, मतलब जो पैसा प्रोवाइड करवाता था यूएस, वो यूएस ने स्टॉप कर दिया था। तो बाइडन जी आए, उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया है कि दोबारा से देना स्टार्ट करेंगे हम पैसा, यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड को, और ह्यूमैनिटेरियन जो पे यूएन रिलीफ वर्किंग एजेंसी वहाँ पे काम करती है, देखो ये रही, उनको हम पैसा देना स्टार्ट करेंगे कि उनके लिए अच्छे से काम हो सके, ठीक है ना, वो रिफ्यूजी हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड हो सके उनके लिए, और फिर और भी चीज़ों पे छोटे छोटे डेवलपमेंट, उनके सोशल जो चीज़ें हैं उन पर काम हो सके, तो उसके लिए पैसा दिया जाएगा। फिर यूएस ने कमिट किया है विड्रॉल कर देंगे, ये कॉम्बैक्ट जो ट्रुप है इराक के अंदर, जो इनके ट्रुप्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब कि ऐसा उन्होंने बात वहाँ की कंट्री से भी बात कर ली है। फिर ऑल द ऑप्शन ओपन फॉर साउथ चाइना सी, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, उसने नियर अबाउट 100 के आसपास शिप साउथ चाइना में खड़ी खड़ी कर दी हैं। जो आपका वेस्टर्न रीफ जो मैंने बताया था, जो फिलीपाइंस के अंदर आता है, और स्पार्टले आइलैंड जो मैंने बताया था उनके अंडर आता है, उसके बीच में दिला के उन्होंने शिप खड़ी कर दी है अपनी। और जो शिप प्रॉब्लम कर रही है कि वो क्लेम कर रहा है कि साउथ चाइना सी हमारा है, और इधर वेस्टर्न जो रीफ है वो कहाँ पे है, वो फिलीपींस के अंदर आती हैं, वो क्लेम कर रहा है कि चाइना गलत कर रहा है। अब वो यूएन के पास जाएगा, या यूएन आपका ओशियन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनक्लॉस के पास जाएगा, अब देखते हैं क्या होगा। अब यूएस का जो डिसीजन था 1 तारीख को पुल आउट करने का अफगान से अपनी सारी आर्मी को, उन्होंने विड्रॉल कर दिया, अब वो पुल आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना, वहाँ 2,500-3,000 सैनिक रखेंगे, तब तक वो पूरी उनकी जो JCPO की डील है वो फाइनल नहीं हो जाती, या फिर तालिबान और अफगानिस्तान, सॉरी ये JCPO का नहीं है, ये अफगानिस्तान का, सॉरी ईरान का नहीं है, तब तक वो विड्रॉल, अब जो डेडलाइन रखी थी 1 मई को विड्रॉल कर देंगे अफगान से अपनी फोर्स को, तो वो विड्रॉल नहीं करेंगे। तब तक वहाँ पे कोई साइलेंट, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता, जो तालिबान के और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में पीस चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, तब तक वो नहीं करेंगे। फिर 43 मिलियन फंड माइग्रेंट फॉर द हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग की जो माइग्रेंट्स हैं जो आपका यूके में आ गए हैं, उनको माइग्रेंट्स हैं, उनको 43 मिलियन का यूके फंड प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो कभी ना कभी यूके के अंडर में था, और उनके पास ऑप्शन था कि हांगकॉन्ग हु चूज द रिटेन देयर टाइज, द यूके टेक्स अप द BNO स्टेटस 997 में, जब 997 में चीज हांगकॉन्ग मतलब चाइना को दिया गया था, तो वन नेशन टू सिस्टम थ्योरी के अंडर दिया गया था। 1947 तक बोला गया था, मतलब 2047 तक बोला गया था कि इनको अपने हिसाब से जीने देना, पर आप स्ट्रेन कर रहे हैं तो उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। कैसा फंड प्रोवाइड किया जाएगा कि जो माइग्रेशन फंड है, जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उनको वैसा फंड प्रोवाइड किया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ये रहा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपका रिलेटेड टू बाइडन मेजर, और कुछ नहीं है इसमें। घोस्ट करना, अभी क्या हुआ वहाँ पे, अभी अमेरिका में क्या हुआ था, कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे फायरिंग हुई है, 4-10 लोग मर गए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बाइडन ने अनिविल करेंगे घोस्ट कंट्रोल ऑन मेजर, जो उनके गन का लाइसेंस है, या घोस्ट गन उन्होंने वर्ड दिया है। घोस्ट गन क्या होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घरों में रॉ मटेरियल ला के और हथियार को डेवलप कर लेते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई स्टिक रूल नहीं है, वो अपने घर में बना लेते हैं। तो उसमें घोस्ट गन नाम दिया गया है। आपको ऐसा पूछे घोस्ट गन क्या है, कि होम मेड फायर आर्म डेट आर यूजली असेंबल फ्रॉम द पार्ट, उसके पार्ट ले आएंगे खरीद के अलग अलग से, और असेंबल करके उसे डेवलप कर लेंगे, गन बना लेंगे। कि मेटल कटिंग मशीन से बना के उसे गन बना लेंगे। वहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको इलीगल बोलेंगे अगर आप घर में गन बना रहे हो। तो उसे घोस्ट गन की जो कुछ रूल्स रेगुलेशन को उनको रेगुलेट किया जाए। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। अब आपका कोई नंबर नहीं है बंदूक का, और आप उसे लेकर आपने 10 लोगों को मार दिया, तो पता कैसे लगेगा किसकी थी क्या थी। तो घोस्ट गन जो है उनको थोड़ा रेगुलेट किया जाएगा। और जो पिस्टल्स हैं, जो उनके बैरक होते हैं, उनको भी थोड़ा रेगुलेट किया जाएगा। तो आपको घोस्ट गन याद रखना है, इज रिलेटेड टू होम मेड पिस्टल जो बनाते हैं। फिर आरबीआई फर्स्ट परचेज है अंडर ऑफ जी सेप, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, आरबीआई क्या करेगा, अपनी परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो थी। उससे क्या होगा, थोड़ा मैंने बताया था ना, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ ले रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ऑपरेशन ट्विस्ट से क्या करेंगे, वो जो मार्केट में उन्होंने पैसा दिया हुआ है उसको मार्केट से पैसा कैसे निकालेंगे, वो पैसा निकालेंगे सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करना उसके हिसाब से ओपन मार्केट ऑपरेशन से निकालेंगे। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस याद रखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये एक मेजर है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। और इससे क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, मार्केट को पैसा इन्फ्यूज करना और मार्केट से पैसा लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना आरबीआई इससे करता है। बस आपको इतना याद रखना है। ये कोई फिगर याद नहीं है कितनी खरीदेंगे कितनी बेचेंगे। जी सेप 01 क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टाइज ऑफ 1 लाख करोड़ अंडर द जी सेट एक्विजिशन प्रोग्राम है। बस ये आपको याद रखना है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर आता है पेमेंट बैंक बैलेंस। जैसे पेमेंट बैंक की एक लिमिट थी ना, वो मतलब 1 लाख तक की, मतलब कि किसी आदमी का 1 लाख तक का पैसा लग सकता है। अब उस लिमिट को 2 लाख कर दिया गया है। तो मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ाऊंगा कि पेमेंट बैंक क्या होता है। अब एक कंपनी है मतलब कि रिनॉल्ड्स, उन्होंने एक तरह सीरो रिसाइकलिंग स्टार्ट की है। कि अगर कोई गाड़ी आपकी स्क्रैप कराते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, जीरो वेस्ट जीरो पॉल्यूशन, आपको इकोसिस्टम डेवलप होगा। और रिनॉल्ड्स उसे ऑफर करेगी, न्यू गाड़ी वो लेगा तो रिनॉल्ड्स उसे कुछ ऑफर प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी ऐसी हर कंपनी स्कीम चलाए। जो स्क्रैप होंगी, जो पुरानी गाड़ियाँ धुआं देती हैं, जो आपके पुराने मतलब ईरो नोम्स हो गया, पुरानी यूज़ कर रहे हैं टू की, नई गाड़ी मिलेगी नई नॉर्म्स से मिलेंगे। और तो ऐसी हर कंपनी को चलानी चाहिए। तो ऐसे रिनॉल्ट ने स्टार्ट कर दिया। तो आपको याद रखना है सीरो ऑफर, सीरो ऑफर। तो ऐसा लिखने के लिए आएगा, तो आप लिख सकते हैं कहीं पे भी। फिर ये न्यूज़ खत्म हो गई है हमारे यहाँ पे, सारी न्यूज़ हमारी खत्म होगी। हम आते हैं अपने बेसिक पार्ट पे। सॉरी, हम आते हैं अपने बेसिक पार्ट पे। तो हमने क्या पढ़ लिया, एनजीटी हमने पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे पीएम आशा स्कीम, जो मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था एडिटोरियल। तो पीएम क्या, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देने को बोलती है। इसके अंदर क्या है कि जो अन्नदाता हैं उनको सेव किया जाएगा, जो उनको देखा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, फार्मर इनकम को श्योर किया जाएगा, उसे फार्मर इनकम अच्छे से प्रोवाइड हो, उसको श्योर किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं वेलफेयर ऑफ फार्मर के लिए। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कुछ साल पहले कि 1.5 जो खरीफ क्रॉप की एमएसपी थी उसको 1.5 कॉस्ट प्रोडक्शन से इंक्रीज भी किया था। और रोबस्ट करना है प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को। इसका एम क्या है कि इंश्योर करना है रिम्यूनेटिव प्राइस मिले, ठीक है ना, रिम्यूनेटिव प्राइस किसान को मिले। तो इसमें क्या क्या कैसे मिलेंगे रिम्यूनेटिव प्राइस, इसमें किस चीज़ को दिए जाएंगे, पीएम जो आपकी आशा जो स्कीम है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर नोटिफाइड ऑयल सीड एंड पल्सेस। जैसे मेरा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप इन कम चीज़ों के लिए मतलब एमएसपी दो, और भी चीज़ों के लिए दियो, ऑयल सीड के लिए, पल्सेस के लिए। तो इससे क्या होगा, जो वो वाटर इंसेंटिव वाली क्रॉप लगाते हैं, वीट लगा लिया, ये लगा लिया, थोड़ा कम लगाना स्टार्ट करेंगे तो उस पर थोड़ा फोकस जाएगा, तो वो कम यूटिलाइजेशन करेंगे, तो उस पर आपको देना चाहिए। तो पीएम किसान उसी के लिए।
और फेयर वेजेस क्वालिटी नॉर्म्स इसमें दे रहे हैं। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें क्या किया जाएगा, सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ, ये पुरानी है इसका मतलब, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये लेके आया है। फिर इसके अंदर है रोलिंग एक न्यू स्कीम ऐड की गई है, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस ये। और एक है पायलट, मतलब कि पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकेज स्कीम, पीपीएसएस, ये स्कीम है। 3 स्कीम है। अब पीएसएस क्या है, ये फिजिकल प्रोक्योर करती है, मतलब किस चीज़ को, पल्सेस को, ऑयल सीड को और कोपरा, एक क्रॉप होती है, इसको फिजिकली मतलब जाएंगे खरीदेंगे ले आएंगे, जैसे हम वीट को प्रोक्योर करते हैं। एक सेंट्रल नोडेड एजेंसी है, ठीक है ना, प्रोएक्टिव रोल इन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट का, प्रोएक्टिव रोल कहाँ नहीं गई, स्टेट गवर्नमेंट में। इट ऑल्सो डिसाइड इज द एडिशन टू नाफेड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड टेक द पीएसएस ऑपरेशन इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये ऑपरेशन चलाती हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे यूटिलाइज करते हैं, बोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द नॉर्म्स। फिर डिफिशियंसी, नाम में ही डिफिशियंसी आ गया, पेमेंट में डिफिशियंसी आ गया। देखो जैसे आपने एमएसपी 100 रुपये दे रहे हैं चीज़ की, ठीक है ना, एमएसपी 100 रुपये है, ठीक है ना, और आपको जो सेलिंग प्राइस मिल रहा है वो मतलब कि थोड़ा कम मिल रहा है जो मिल रहा है, तो ये डिफरेंस चेक किया जाएगा एमएसपी के बीच में और सेलिंग प्राइस के बीच में, क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उसके बीच में आपको क्या जाएगा, जो पैसा आपका निकलेगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या चेक किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑक्शन मिले फार्मर को, रजिस्टर्ड बैंक में डायरेक्ट पैसा उसके पहुंच जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, पीपीएस बोल दो, पीपीटी मॉडल बोल दो, जो प्राइवेट स्टॉकिस है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो भी आगे खरीदें एक फेयर उस पर। तो 2 ऊपर की क्या थी, प्रोक्योर करने की थी, और तीसरी क्या है, इसमें प्राइवेट प्रोक्योर को जो स्टॉक किस स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर को आगे इसमें लाया जाएगा, गवर्नमेंट कहाँ तक खरीदेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना। फिर मैंने इसमें एक चीज़ याद की है, मैंने इसमें ऐड किया है आपका पीआईबी का। पीआईबी की एक न्यूज़ आई थी, उसमें क्या बोला था, जैसे 2 स्कीम है इसके अंदर, एक है पीएसएस और एक है पीडीपीएस, ठीक है ना, और दूसरी स्कीम है, ये 3 स्कीम है इसके अंदर, पीपीएसएस। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अंडर पीएम आशा स्कीम के अंदर, और यूटीज और स्टेट कैन चूज आइदर पीएसएस, या तो ये चूज कर लो या फिर पीडीपीएस चूज कर लो, ठीक है ना, दोनों में से एक चीज़ चूज कर लो आप, उसके हिसाब से आप खरीद लेंगे हम चीज़ों को। इन्होंने ऐसा बोला। गवर्नमेंट 22 क्रॉप पे मैंडेटरी है, जो क्रॉप पे देती है एमएसपी देती है, तो आप नाम पढ़ लेना कौन कौन सी क्रॉप है, पढ़ना है तो आपको। उसमें ना आपको बता दें, पीएसएस पीडीएस में बता ही चुका था, इन दोनों में से आप एक ऑपरेशन, एक स्कीम चुन लो जो आपको चलानी है, उसके हिसाब से आप वर्क कर लेना। फिर मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कंपनी बताया था, टॉप 5 में इंडिया आता है, तो पहला चाइना, यूनाइटेड स्टेट, तीसरा ये, फिर रशिया, फिर जापान, तो आपको याद रखना है। फिर शार्क के बारे में बताने वाला था, ये 1985 में ढाका में बनाया गया था शार्क, ठीक है ना, शार्क चार्टर रखा गया था। और 1980 में ऐसी बात की गई थी, फर्स्ट राइज होता है कि साउथ एशियन नेशन को आगे आके डेवलप करना चाहिए, तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, ये सब बैठ के बात की गई थी। पहली इसकी मीटिंग कोलंबो हुई थी 1981 में, और इसके जो फाउंडिंग स्टोन रखे गए थे वो 1985 में रखे गए थे। और 2005 में शार्क एड 13 एनुअल समिट 2005, अफगानिस्तान को इसमें ऐड किया गया था। पहले कितने थे, इतने सारे मेंबर थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्होंने 1981 में बैठ के 1985 में इसको फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, ढाका में बैठ के। और 2005 में जब 13वीं मीटिंग हुई थी, इसमें ऐड किया गया था अफगानिस्तान को, ऐड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में, जो सेक्रेट और हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में है। प्रिंसिपल क्या है इसके, मतलब कि सोवरनिटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी, इन सब चीज़ों को अच्छे से वर्क किया जाए, ये कॉपरेशन करे, सेल भी मतलब कोई बायलेटरल मल्टीलेटरल कॉपरेशन ही उनके बीच में हो, और कॉपरेशन इज नॉट इनकंसिडर बायलेटरल मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशन कोई ना हो उस पर। देखो सारी कंट्री जो इंडिया से बॉर्डर टच करती है, इधर अफगानिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है, श्रीलंका मैरी टाइम टच करता है, मालदीव्स भी कहीं मैरी टाइम टच करता है, तो इधर भूटान भी करता है, इधर नेपाल भी करता है, बस एक म्यांमार नहीं है इसमें, ये याद रखना, बस म्यांमार टच करता है, बस म्यांमार नहीं है, चाइना भी नहीं है ऊपर से। तो शार्क हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री हैं, ये कुछ चीज़ें इन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है शार्क का, तो ये है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सबका ऑब्जर्वर स्टेटस। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इस जो रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो इस एरिया की, ठीक है, प्रमोट स्ट्रेंथिंग हो, कंट्रीब्यूट हो म्यूचुअल ट्रस्ट में, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन हो, तो ये सब चीज़ों में वर्क करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गुरु तेज बहादुर कौन थे, क्योंकि मोदी जी ने इनके ऊपर मीटिंग लिया तो इनके बारे में पढ़ना है। इनका जो 24 नवंबर 1675 दिल्ली में इनको औरंगजेब ने मतलब कि बी हेड कर दिया था, मतलब कि पब्लिक के सामने। 1 अप्रैल 1960
1621 में इन अमृतसर, ठीक है, नेम एज, मतलब इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को जन्म हुआ था, मीटिंग पता नहीं क्यों 9 अप्रैल को लिया, ठीक है, कुछ सेलिब्रेट होता होगा। तो त्याग महल एट बर्थ, आप चेक कर लेना, मैं शायद मैंने गलत कर दिया हो तो आप एक बार चेक कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। त्यागा महल इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, बर्थ हुआ था इनका गुरु तेज बहादुर का। इनके पिताजी का नाम था गुरु हरगोविंद, और इनकी माता का नाम था आपके नाकानी, नाना की नानकी इनकी माम उनकी माता का नाम था। और ये 6th गुरु थे, जो हरगोविंद थे वो छठे गुरु थे अब सिखों के, उनके गुरु तेज बहादुर का जन्म हुआ था। इनको हॉर्स राइडिंग, मार्शल आर्ट सिखाया गया, पर वो चीज़ों में अच्छा नहीं किया। इन्होंने क्या चुना, रिजनरेशन, मेडिटेशन, इन चीज़ों, शांति का रास्ता इन्होंने चुना। इन सब चीज़ों सीखने के बाद मार्शल आर्ट, आपकी स्वेड मैनशिप, तलवारबाजी चलाना, और हॉर्स राइडिंग के बाद भी इन्होंने कौन सा रास्ता चुना, इन्होंने एक बीच का रास्ता चुना, मेडिटेशन का, इन सब चीज़ों पे चले गए। तो ही मैरिड फ्रॉम द आपका गुजारी, 1963 में इनकी मैरिज हो गई, और ये बालका बकाला जो जगह है, मतलब वहाँ जाके शिफ्ट हो गया। जो इनके पिताजी थे, जो इनके फादर थे, तो इन्होंने इनको अपना सक्सेसर चूज़ नहीं किया। किनको किनको गुरु तेज बहादुर को इन्होंने अपना सक्सेसर किसी को चूज़ किया, कि गुरु हर राय को, जो उनके ग्रैंड सन थे गुरु हर राय, उनको अपना सक्सेसर चूज़ किया। उनकी डेथ हो गई 31 साल की उम्र में। जो उन गुरु हर राय का बेटा था, देखो, छठे थे आपके हरगोविंद, छठे थे आपके हरगोविंद, सातवें थे आपके गुरु के हरकिशन, आठवें जो उनके, जब उनकी डेथ हो गई 31 साल में, तो उनका बेटा ये गुरु हर राय थे, इनमें गुरु हर किशन को हुआ, ये आठवें थे। तो इनकी भी 7 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। और फिर जो उनके ग्रैंड सन थे, मतलब हर गोविंद, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो नवा गुरु होगा ना, वो बाकू से होके जाएगा, बकाका बताएगा कौन होगा नवा गुरु। तो उन्होंने फिर उसके बाद किसको बनाया गया था, यही बचे थे, तो इनको ही बनाया गया था नवा गुरु। 9th गुरु थे ये, गुरु तेज बहादुर। तो आपको याद रखना है, इन्होंने ये लंगर जो प्रैक्टिस होती है, वाटर वेल और लंगर की जो प्रैक्टिस होती है, इन्होंने ही स्टार्ट की थी जाके। ये फाउंडिंग आनंदपुर साहिब जगह है पंजाब में, इन्होंने ही फाउंड किया था वो भी। ये डिवोटी से इनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, तो औरंगजेब इनसे जलता था, क्योंकि उसकी जो रीति, मतलब कि रिप्रेस करना है दूसरे रिलीजन को, नहीं बढ़ने देना है। और फिर जो इनकी नीति कश्मीर पंडित के साथ जो गलत होता था, उसके अगेंस्ट ये बोलते थे। तो औरंगजेब ने इनको क्या किया, गया दिल्ली के आसपास थे, इनको कैप्चर किया, और दिल्ली में चांदनी चौक 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक ले जाकर बी हट कर दिया, गला काट दिया इनका औरंगजेब ने। तो वहीं पे मुगल टाइम में इनको चांदनी चौक में इनको मतलब बी हट कर दिया गया था। तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है सिरगंज साहिब, आप देखने जाना। वो 1783 में डेवलप किया गया था, और इन्हीं के नाम पे किया गया था। फिर जो इनके सन थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिखों के गुरु थे। उनको मतलब वो 9 साल के थे तब इनको, इनके फादर को किल किया गया। वो 10th गुरु बनेंगे, अब लास्ट गुरु थे वो। और याद रखना, पहले गुरु को थे गुरु गोविंद, और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। पहले गुरु को कौन से थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, ठीक है। 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे, और 9वें गुरु अब तेज बहादुर थे, उनके बाद हरकिशन थे, उनके बाद आपका उनके बेटे थे हर राय थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे आपके हरगोविंद। सबसे पहले गुरु नानक थे, सॉरी, गुरु नानक देव थे सबसे पहले जो उनके गुरु थे। उसके फाउंडर इन्होंने खालसा का फाउंडेशन किया था, मतलब खालसा बनाया था वो। तो आप याद है, गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। फिर अब बढ़ते हैं कोलोजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये कैसे कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है ना। और कोलोजियम रिकमेंडेशन क्या होता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट किया जाता है वेरियस हाई कोर्ट में, मैंने आपको बताया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, जैसे आपको कोलोजियम सिस्टम कहाँ से, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस में चेक किया जाता है थ्रू द आपका जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किया जाता है, ना कि पार्लियामेंट बीच में आएगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ठीक है ना। बस सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपने जज को अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, अपने हिसाब से देखता है। क्या हिसाब है उसका, पहले फर्स्ट जज केस हुआ था 1981 में, जहाँ पे मैं प्राइमेसी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनकी रिकमेंडेशन पे ही चीज़ों को कर लिया जाता था, कि वो उन्होंने बोला कि इस वाले हाई कोर्ट जज को इसको यहाँ पे भेज दो, इन जज को यहाँ पे सेंड कर दो, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दो। वो रिकमेंडेशन किसे भेजते थे, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे जज को, ठीक है ना। फिर कुछ बातें स्टार्ट होने की, गलत है, उनकी मोनोपोली हो गई, ये वो चीज़ हो गई। तो 1993 का 12 साल बाद फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया कोलिजियम सिस्टम को, और बढ़ा दिया। उसे बोला कि आप कंसल्टेशन लेके आओ, आप कंसेंस लेके आओ, अकेले मत करो, आप लोगों से, अपने कोलीग है उनसे कंसल्टेंट भी करो, और उनमें कंसेंस भी उनकी लेके आओ। मतलब कंसेंस क्या सिस्टम, जैसे 3 जज बैठेंगे, उसमें 2 की जो मानेंगे तो कंसेंस हो जाएगा, 2 ने बोला हाँ
ऐसा तो एक की बात नहीं मानी जाएगी, जो मेजोरिटी होंगे। तो फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल CGI नहीं होंगे, तो उनके साथ सीनियर मोस्ट जज भी बैठे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर 3 हो गए, 2+1 हो गए। फिर थर्ड जज केस हुआ 6-7 साल बाद, तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, यानी रेफरेंस देते हैं, आपकी जो कोलोजियन, आपका कोलोजियन जो सिस्टम है इसको बढ़ा दो थोड़ा, और इसे 5 मेंबर कर दो, 5 मेंबर बॉडी कर दो। तो अब इसमें कितने बैठते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज कुलीग और एक उसमें होता है CGI। तो ये सब बैठ के बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब हाई कोर्ट का कोलिज्म कैसा होता है, हाई कोर्ट कोलिज्म लेड बाय द चीफ जस्टिस एंड द 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। उनके भी कोर्ट के होंगे, पर हाई कोर्ट में क्या होगा, वो रिकमेंडेशन सीधा प्रेसिडेंट कैसे पॉइंट करेंगे, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं CGI के पास। ठीक है ना, जो हाई कोर्ट में भी यही सिस्टम है, तो वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं किसके पास, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, वो देख चेक करता है, वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करता है। तो ये सारा सिस्टम चलता है। पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। पर गवर्नमेंट का जैसे रोल कब स्टार्ट होता है, जैसे अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन भेजी, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास थोड़ी जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास जाती है कि ये 3 नाम CGI ने भेजे हैं, इनको अपॉइंट किसी को करो। तो क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है गवर्नमेंट, चेक करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का यूटिलाइजेशन करती है, चेक करती है कुछ इनका कुछ चीज़ तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिक्सिंग तो नहीं है किसी के साथ, इनकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, मना करते हैं इस पर्सन को हम नहीं रखेंगे। फिर दोबारा वो रिकमेंडेशन वापस भेज देते हैं CGI उसके कोलोजियम के पास, जो 4+1 है, वो दोबारा नाम भेजते हैं। उसके बाद बाउंडेड होता है गवर्नमेंट को उसी नाम को रखना। तो ये बाउंडेड है, एक तरह से गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। तो वेरियस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे, CGI की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देखो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे अभी हमारे 47वीं CGI है, यही अपॉइंट करके जाएंगे, 48 कौन आएंगे, यही अपॉइंट करके जाएंगे, जो 4.51 के साथ बैठ के अपॉइंट करके जाएंगे, चारों पांचों बैठेंगे, अपॉइंट करेंगे नए जज कौन होंगे। वैसे जो चलता आ रहा है 1970 से सीनियर होता है सब में, वही बना दिया जाता है जो चलता आ रहा है, पर वही अपॉइंट करके जाएंगे अपने सक्सेसर को। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे अपॉइंट करेंगे, तो वही CGI बैठेगा, कोलिजियम बैठेगा, वही बात करेंगे और वही अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट में करने हो, ये सब जगह करने हो। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कैसे होते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं, हाई कोर्ट अपॉइंटेड एज अ पॉलिसी, चीफ जस्टिस फ्रॉम द आउटसाइड। इसलिए पहली बात तो यार जज जज में यूपी का हूँ, तो मैं यूपी की स्टेट में नहीं बैठूंगा, अदर हाई कोर्ट में जाऊँगा। बाय द कोलिजियम कंप्राइज CGI ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस, उनसे मिलकर वो बात करेंगे, चीफ जस्टिस जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे आपके, उनके बीच में मिलकर बात की जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, वो हाई कोर्ट को वही रिकमेंडेशन हाई कोर्ट भेजेगा, फिर वो रिकमेंडेशन वो गवर्नर के पास भी जाएगा, स्टेट की लॉ मिनिस्ट्री के पास भी जाएगा, जैसे जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लास्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्रिटिक्स है, एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपने कैसे किया, स्कोप नहीं है, नेपोटिज्म का स्कोप ज़्यादा है, कि जैसे बोडबोले जी हैं, इनका कोई भतीजा है हाई कोर्ट में, तो वो नेपोटिज्म भी रख सकते हैं। पब्लिक आपकी कंट्रोवर्सी, मतलब ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत है, टैलेंट ऑफ जो जूनियर जजेस होते हैं, एडवोकेट होता है, उनको ओवरलुक सेवरल टैलेंट को मतलब छोड़ दिया जाता है। फिर रिफॉर्म्स भी अपॉइंटमेंट अटेम्प्ट किए गए रिफॉर्म लाने की, जैसे NJAC बनाने की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो हटा दिया, हम नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल 124 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट बोलता है जजेस की, बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट शुड बी नेसेसरी फॉर द पर्पस। 270 में क्या वो हाई कोर्ट की हो जाएंगी। हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट जज ऑफ अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन चलती है। फिलिंग अप द वैकेंसी, वे फॉरवर्ड में क्या कि वैकेंसी बहुत बढ़ गई है, उसको फिल करने के लिए आगे हमें बढ़ाना चाहिए, जल्दी से वर्क करना चाहिए, क्लोजिंग सिस्टम को अच्छे से वर्क करना चाहिए, पैनल को इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द आपके प्रेफरेंस एंड द वैलिड क्राइटेरिया। जो लास्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी, मैं बताने जो वाला हूँ पेमेंट बैंक के बारे में, और आपका जो कि उनके अभी 1 लाख रुपए लिमिट थी उनकी पेमेंट बैंक के 2 लाख कर दिया गया, 2 लाख तक वो डिपॉजिट ले सकते हैं। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन जो डिफ्रेंशिएटेड बैंक होते हैं और यूनिवर्सल बैंक, देखो यूनिवर्सल नॉर्मल बैंक जो होते हैं, जैसा आपका हो गया SBI, HDFC, आपका ICI, इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। फिर आपके डिफ्रेंशिएटेड बैंक किसे बोलते हैं, जैसे बैंक होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे, मतलब कि या उन्हें बोलते हैं निच बैंक बोल दो। निच आपने एक चीज़ सुनी होगी आपने कि इन्वायरमेंट में जो एरिया ऐसा होता है जो सूटेबल होता है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, सब चीज़ उपलब्ध होती है, इन्वायरमेंट भी, फिजिकल भी, आपके सोशली, सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होती है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, तो निश एरिया होता है। तो एक तरह से निश बैंक भी बोलते हैं आपके डिफ्रेंशिएटेड बैंक को। ये क्या होते हैं,
मे बी ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी हो सकते हैं, पेमेंट बैंक भी हो सकते हैं, आपके कस्टोडियन बैंक भी हो सकते हैं, होलसेल बैंक भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस करते हैं। अब अंतर क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इनके कुछ एक्टिविटी, ऑपरेशन, फंक्शन और इनकी रेगुलेटिंग एजेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है यूनिवर्सल बैंक से। तो आपने सुन लिया कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, जैसे चीज़ें हैं सब कुछ फंक्शन डिफरेंट होते हैं इनकी कुछ चीज़ों में। अब बैकग्राउंड क्या है स्मॉलर फाइनेंशियल पेमेंट बैंक का, देखो ये कोई न्यू बात नहीं है, उससे पहले भी जैसे आपका अर्बन कोऑपरेटिव हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गया, ये लोकलाइज एरिया में काम करते थे, रीजनल और रूरल एरिया में काम करेंगे तो ऑपरेशन जो इनका था वो लोकलाइज था इन नेचर। तो ये भी एक तरह से क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक है एज दे ऑपरेटेड इन द लोकल एरिया। ठीक है ना। अब रीजनल रूरल बैंक को ज़्यादा तो नहीं है शहर शहर में खुल जाओ, शहर में खोल गया तो नहीं है शहर शहर में रीजनल रूरल बैंक, गांव में हम काम नहीं करेंगे। तो उनका एक डिफरेंशिएटेड था, मतलब कि इन्हें फिक्स था कोई चीज़ स्पेसिफिक इस एरिया में काम करना है, तो इन्हें भी एक तरह से ये डिफरेंशिएटेड बैंक बोला जाता है। फिर जो भी पर्टिकुलर जो भी करंट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो 2007 में लाया गया था। ठीक है ना। जो पेमेंट बैंक को 2015 में 11 पेमेंट बैंक को परमिशन दी गई थी, स्मॉल सेविंग बैंक को भी सितंबर 2015 में 10 बैंक को परमिशन दे दी गई थी। ये किसकी बेस पे किया था, नचिकेत मोर कमेटी थी उसके चेक करते हुए इन्होंने किया था। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी आपको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाने चाहिए। ये फोकस करते हैं, सर्व करते हैं पॉपुलेशन सर्टेन सेगमेंट को, जो सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट होता है पॉपुलेशन का उसको फोकस करते हैं। ये फाइनेंस इंक्लूजन तो बढ़ाते भी हैं, ये फिर सेविंग व्हीकल्स भी हैं, क्रेडिट टू स्मॉल जो बिजनेसमैन है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, उनको ये क्रेडिट करते हैं, मतलब पैसा प्रोवाइड उनको करते हैं। स्कोप क्या है, एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट और लेंडिंग भी दे सकते हैं, वो लोन भी दे सकते हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये लोन किसे देंगे, वही स्मॉल मार्जिन फार्मर को। नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ठीक है ना, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, अगर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया था किस बेस पे बैंक को बनाया जाएगा, 10 साल पुराना कोई एनबीएफसी हो, कोई लोकल एरिया बैंक हो, या माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी हो, उसको हम क्या बना देंगे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बना देंगे। और उसका जो एसेट होना चाहिए 100 करोड़ का एसेट हो, 40% जो उसका फाइनेंशियल बैंक में, सच स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सेल है लेस 40% ग्रेजुअली 26% 12 इन द डेट ऑफ द कॉमर्शियली, कुछ मत याद रखो, ये हमारे इतना नहीं पढ़ना में। फॉरेन शेयरिंग भी ले सकते हैं, जो एफडीआई नॉर्म्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइडेड करता है कि बैंकिंग में इतनी एफडीआई, उसके हिसाब से ही इनके अंदर भी फॉरेन शेयरिंग होल्ड भी हो सकती है। फिर जो अपना 75% जो पैसा है ना अपना, जो इनका एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट है, उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये कहाँ पे यूटिलाइज करें, पीएसएलवी नॉर्म जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होती हैं, ठीक है ना, उसमें यूटिलाइजेशन करेंगे। तो स्मॉल फाइनेंशियल है, गाँव के बनाएंगे, गाँव में यूटिलाइज करेंगे। ये सी कैश रिजर्व रेशियो सेक्यूरिटी जो SLR होता है उसको मेंटेन करते हैं। एटलीस्ट 50% जो लोन है वो जो 25 लाख से कम का लोन देंगे, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस ज़्यादा लोन दे देंगे, अगर बैठ गए भट्टा बैठ गए तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ये 25 लाख तक 50% आपको लोन देना है ना, वो 25 लाख से कम तक का दोगे। तो इन्होंने ऐसा बोला। अब ये क्या कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज टू द कस्टमर, कि फॉरेक्स एक्सचेंज करना वो भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को ये देख खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, पेंशन सेल कर सकते हैं। गेट कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेजेस बैंक, आने वाले टाइम में फुल फ्लेजेस बैंक में भी कन्वर्ट हो जा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, लार्ज लोन नहीं दे सकते, जैसे मैंने आपको बताया 25 लाख तक के लोन दे सकते हैं, ठीक है ना, 50% कस्टमर को, उसके बाद वो कितने का भी दे, तो मतलब बड़े लोन तो एक तरह से दे नहीं सकते हैं। कैन नॉट फ्लोट सब्सिडी एंड डील इन द आपका सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, एक तरह से मतलब किसी प्रोडक्ट में सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को डील नहीं कर सकते। चैलेंजेस क्या है, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक इनके सामने खड़े हैं, इनसे बाप इनके आरआरबी पहले से ही है। फिर माइक्रो लैंडिंग ऑपरेशन होता है कि मतलब कि लिमिटेड एक्सपोर्ट द बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ होती हैं। और जो इनका एरिया जो है ना, मतलब रूरल एरिया को और बैंकिंग एरिया में लोन देते हैं, तो वो एरिया ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर को देना, छोटी इंडस्ट्री को देना, कि वहाँ से बहुत कम श्योर होता है इनका पैसा वापस आए, तो हाई रिस्क भी रहता है इनके सामने पैसा वापस आए। अब पेमेंट बैंक वही इंक्लूजन के लिए, एक तो फाइनेंस इंक्लूजन बढ़ेगा, स्मॉल सेविंग अकाउंट भी है, क्योंकि 1 लाख तक का तो 2 लाख हो गया, याद रखना 2 लाख हो गया इनका लिमिट। और ये पेमेंट जो रेमिस्टेंस है, यहाँ से पैसा वहाँ भेजना, माइग्रेटिंग करके यहाँ भेजना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, पर ये लैंडिंग नहीं कर सकते, किसी को पैसा लोन में नहीं घुमा सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, इनको जो यूटिलाइज करना होगा वो बैंक में डिपॉजिट कर दो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, उसमें यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो 1 लाख की लिमिट थी इंडिविजुअल कस्टमर की, 2 लाख हो गई है। ATM कार्ड ही दे सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते,
आप भी याद रखना, बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग और अनदर बैंक, ठीक है ना, एक तरह से बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है कि उसकी बेसिस उसके बेस पे काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग जुड़ा हुआ रहता है किसी बैंक से, तो उसके बेस पे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पर लेंडिंग नहीं कर सकते, ये बात याद रखना है। क्राइटेरिया क्या था कि कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, जो मतलब कि बहुत पुराने से काम कर रही है, ठीक है ना, उसके पास 100 करोड़ का एसेट हो, उसको पेमेंट बैंक बना सकते हैं, ठीक है ना। मेंटेन मिनिमम 75% डिपॉजिट, इनका 75% डिपॉजिट मेंटेन रखना है गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, और 25% जो डिपॉजिट इनको शेड्यूल कॉमर्स बैंक में डिपॉजिट रखना है। तो मतलब चीज़ें हैं, तो यहीं पे ये पैसा कमाते हैं अपना, इंश्योरेंस में ले आएंगे, इन सब चीज़ों से पैसा घुमा लेंगे। व्हाट कैन बैंक डू? इंटरनेट बैंकिंग, सेल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब दे सकते हैं, एटीएम दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऑफ बिल पेमेंट दे सकते हैं, सर्विसेज जैसे बिल आपको जमा करना हो अब किसी भी चीज़ का, ये दे सकते हैं। ट्रांसफ़र कर सकते हैं रेमिस्टेंस एक प्लेस से, फॉरेक्स एक्सचेंज जो सर्विसेज हैं, जो चेंज करने हैं आपको पैसे, वो ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। एटीएम दे सकते हैं, जो कहीं भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है ना। और कैन ऑल्सो ऑफर द कार्ड एक्सेप्टेशन मैकेनिज्म और थर्ड पार्टी सच एज एप्पल पे, जो थर्ड पार्टी है उसे भी मतलब इस तरह से ऑफर कर सकते हैं कार्ड की एक्सेप्टेशन को। क्या नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑफर द क्रेडिट कार्ड, एक्सटेंड लोन, हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिस्टेंसेज और एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस वही हैं, एक तो लो रिवेन्यू है, फिर ले सकते हो आरआरबी, और भी बैंक इनके सामने खड़े हैं, और 75% को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यूटिलाइजेशन करना है। ऑफरिंग मोस्ट सर्विस, अब तो सब बैंक एक तरह से सब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने लगे हैं, तो इनका तो कुछ काम आधा रोल हो गया। और जो किसान विकास पत्र, गोल्ड लोन है, उसमें लोग ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब जनधन अकाउंट ने क्या किया एक्सपीरियंस ने, और बैंकों में अकाउंट खोल दिए, तो इनके पास वैसे ही अकाउंट कम हो गए। ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम है। फिर वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये आप जाके पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अब ग्रुप में जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो न्यूली प्रपोज डेफिनेशन, मतलब कुछ बैंक में न्यू प्रपोज किया गया था, जैसे कस्टोडियन बैंक है, जैसे कोई इंडिविजुअल कॉपरेटर है, उसको कस्टोडियन बैंक चाहिए, मतलब उसको पैसा वैसा चाहिए, तो इंडिविजुअल और फर्म को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, वो उसे लोन प्रोवाइड करते हैं। अब होलसेल बैंक क्या होते हैं कि होलसेल तौर पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को होलसेल लोन प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करते हैं, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी, मतलब कि एसएलआर, इनको भी मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलेट टू मेंटेन। फिर ये मैंने आपको बता दिया कंक्लूजन और डिफरेंस। यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।